तो स्वागत करते हैं आपका आपके चैनल मोमेंटम मैथमेटिक्स सॉल्यूशन में। आज आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं जो बोर्ड के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसका नाम है स्टैटिस्टिक्स अर्थात सांख्यिकी। आपको इस अध्याय में कोई समस्या ना रहे, इसके लिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा और जितने भी पार्ट इस वीडियो के बनेंगे आप प्रयास करिएगा, सभी पार्ट देखिएगा। और उम्मीद करते हैं कि अगर आप ये सभी पार्ट सांख्यिकी के देखेंगे तो आपको सांख्यिकी के चैप्टर में कोई समस्या नहीं रहेगा। अगर किसी भी स्टूडेंट्स को कोई समस्या रहता है तो वो कमेंट में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छे से समझ में आए तो आप लाइक करिए एवं शेयर करिए। तो आइए शुरू करते हैं सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स। किसी भी अध्याय को शुरू करने से पहले उसके इतिहास के बारे में हम जानते हैं। तो सांख्यिकी के इतिहास के बारे में जानते हैं, सांख्यिकी क्या है और कैसे इसकी उत्पत्ति हुई। एक छोटे से उदाहरण के थ्रू आपको बताएंगे। मान लीजिए आपके यहाँ कोई फंक्शन पड़ रहा है और आपको तरह तरह के व्यंजन बनवाने हैं, तो सबसे पहला कार्य आपका क्या होगा? आप सबसे पहले उन व्यंजनों में प्रयोग किए जाने वाले सामग्रियों की सूची बनाएंगे और तब उसके बाद जाके आप मार्केटिंग करेंगे। तो यहाँ पे ये ध्यान देना है, सबसे पहला कार्य आपका क्या हुआ? सबसे पहला कार्य हुआ आपका सूची तैयार करना। यानी सांख्यिकी पे अगर हम देखें तो इसमें कहीं ना कहीं आपको इन बातों से कनेक्शन मिलेगा कि हम यहाँ पे सूची तैयार करते हैं। इतिहास इसका क्या है कि प्राचीन समय में जब राजा अपने राज्यों की देखरेख एवं संचालन हेतु तमाम सारी जो है समस्याएं उत्पन्न होने लगी, तो कई विद्वानों के मत से उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला और अपने राज्य के लोगों की सूची तैयार की। उनको क्या जरूरतें हैं, उनसे कितना कर लिया जाएगा, तरह तरह की जो है जानकारियों की सूची तैयार की और यहीं से सांख्यिकी का जन्म हुआ। तो आइए सांख्यिकी के बारे में थोड़ा और आगे पढ़ते हैं। गणित की वह शाखा जिसमें आंकड़ों का संग्रहण, इकट्ठा करना, प्रदर्शन दिखाना या प्रदर्शित करना, वर्गीकरण यानी उसको बांटना एवं उसके गुणों का आकलन किया जाता है, सांख्यिकी कहलाता है। सांख्यिकी यानी स्टैटिस्टिक्स शब्द लैटिन भाषा के, ये इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा। अगर सांख्यिकी पूछा जाए किस भाषा से लिया गया है तो लैटिन भाषा से लिया गया। यानी स्टैटिक्स शब्द लैटिन भाषा के स्टेटस नामक शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है? राजनीतिक राज्य। यानी नियमानुसार जो है अगर कोई राज्य चल रहा है तो वो क्या है? स्टैटिस्टिक्स के अंतर्गत आता है। जैसा कि अभी हमने बताया कि ये जो राजा थे वो नियमानुसार चलाना चाहते थे, यानी अपने प्रजा और उनपे जो नियम लगने हैं उनके जो है बारे में ब्यौरा तैयार करते थे। तो उसी को हम क्या बोलेंगे? राजनीतिक राज्य। अब आइए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट सांख्यिकी में क्या है, एक छोटे से उदाहरण के थ्रू समझाएंगे। जैसे एक सिंपल सी बात जानिए कि अगर कहीं शादी हो रही है तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसमें शादी में दूल्हे का। अगर बारात की बात करें तो बारात में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? दूल्हा। अगर दूल्हा ही नहीं है तो वो बारात बेकार है, बारात किसी अर्थ का ही नहीं है। तो ऐसे हम यहाँ पे समझेंगे जो आंकड़े हैं ये सांख्यिकी के लिए दूल्हे का कार्य करेगा, क्योंकि स्टैटिस्टिकल डाटा यानी सांख्यिकीय आंकड़ों में अगर स्टैटिस्टिक्स में सांख्यिकीय आंकड़े नहीं है तो ये स्टैटिस्टिक्स पूरा का पूरा बेकार है। क्योंकि स्टैटिस्टिक्स का मतलब ही है आंकड़ों को कलेक्शन करना, उस पे तमाम सारे जो है क्लासिफिकेशन लगा के आप उस पे आकलन करेंगे। तो सांख्यिकीय आंकड़े क्या हैं जानते हैं? किसी निश्चित उद्देश्य से एकत्रित किए गए तथ्यों या अंकों जो संख्यात्मक या अन्य रूप में हो सकते हैं, आंकड़े कहलाते हैं। यानी किसी प्रॉपर किसी निश्चित उद्देश्य के लिए अगर हम सूचनाओं को इकट्ठा करते हैं तो जो अंक के रूप में भी हो सकते हैं या अन्य रूप में भी हो सकते हैं, तो वो सारी के सारी चीज क्या कहलाएंगे? आंकड़े कहलाएंगे। अब आंकड़े कितने प्रकार के होते हैं, यानी टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा।
आंकड़ों के प्रकार। तो यहाँ आप देखेंगे मुख्यतया आंकड़े दो प्रकार के होते हैं। पहला है प्राइमरी डाटा, प्राथमिक आंकड़े। दूसरा है सेकेंडरी डाटा, माने द्वितीयक आंकड़े। प्राथमिक आंकड़े क्या है? वे आंकड़े जो स्वयं अन्वेषक द्वारा, अन्वेषक का मतलब क्या होगा? जो आंकड़ों को इकट्ठा करेगा और उस पे आगे की भी प्रक्रिया करेगा। तो जो आंकड़े अन्वेषक के द्वारा स्वयं निश्चित उद्देश्य हेतु प्रथम बार, यानी वो आंकड़े अन्वेषक पहली बार एकत्रित करता है, तब उसे हम क्या कहते हैं? प्राथमिक आंकड़े। जैसे किसी व्यक्ति, अब ये किसी व्यक्ति क्या हुआ? अन्वेषक हुआ। किसी व्यक्ति के द्वारा अपने क्षेत्र के परिवारों एवं उनके सदस्यों की सूची तैयार करना। मान लीजिए आप अपने क्षेत्र में जाते हैं, आपके क्षेत्र में कितने परिवार हैं, उन परिवारों में कितने सदस्य हैं, और तमाम सारी बातों के बारे में अगर आप एक सूची तैयार करते हैं तो आप अन्वेषक के रूप में हुए, और तब आपके द्वारा इकट्ठा किया गया जो आंकड़ा है वो क्या कहलाएगा? प्राथमिक आंकड़ा। अब आते हैं दूसरा, सेकेंडरी डाटा, यानी द्वितीयक आंकड़े क्या हैं? जो आंकड़े मूल रूप से किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा, यानी जो मूल रूप से किसी दूसरे के द्वारा एकत्रित किया जाता है, किंतु विश्लेषण के लिए अन्वेषक द्वारा प्रयोग किए जाते हैं। यानी सीधी सी बात है, जो प्राथमिक आंकड़े थे वो अन्वेषक स्वयं इकट्ठा करता है, और जो द्वितीयक आंकड़े हैं वो किसी दूसरे के द्वारा इकट्ठा किए जाएंगे और अन्वेषक उसको अपने प्रयोग में लाएगा, तो वो क्या कहते हैं? कहलाते हैं द्वितीयक आंकड़े। इसका उदाहरण क्या है? जैसे पुस्तकों का प्रकाशन। पुस्तकों के प्रकाशन के संबंध में अगर आपको जानकारी होगी तो आपको मालूम होगा, राइटर होता है और पब्लिशर होता है, माने कि लेखक और प्रकाशक होता है। लेखक का कार्य क्या है? वो तमाम सारी जानकारियों को इकट्ठा करेगा और सारी जानकारियों को ले जाकर प्रकाशक को देगा, तो प्रकाशक उन जानकारियों को अपने ऑफिस में प्रकाशित करेगा, यानी उसको छापेगा। अगर सीधी सी बात अगर हम समझे, जैसे मान लीजिए आपके यहाँ मधुर गुप्ता की गणित की बुक है, तो जो मधुर गुप्ता जी हुए वो लेखक हुए, यानी वो जो है पहले व्यक्ति हुए जिन्होंने आंकड़ों को इकट्ठा किया, और नगीन प्रकाशन के द्वारा वो प्रकाशित किया गया, यानी नगीन प्रकाशन अन्वेषक हुआ जो मधुर गुप्ता जी के द्वारा इकट्ठा किए गए आंकड़ों को अपने प्रयोग में लाता है और उसे आगे की प्रक्रिया के लिए बढ़ाता है। तो इस प्रकार से आप समझ ही गए होंगे पुस्तकों का प्रकाशन किस में आएगा? द्वितीयक आंकड़े में आएगा। इसमें पुस्तकों के प्रकाशन में जो पहला व्यक्ति हुआ वो लेखक हुआ, और जो दूसरा व्यक्ति हुआ यानी जो अन्वेषक हुआ वो प्रकाशक हुआ। अब आते हैं ऐसे समाचार पत्रों के प्रकाशन में। तो समाचार पत्रों के प्रकाशन में भी यही प्रक्रिया होती है। इसमें क्या होता है? समाचार पत्रों के प्रकाशन में सबसे पहले रिपोर्टर न्यूज को क्षेत्रों से इकट्ठा करते हैं और उन इकट्ठा किए गए न्यूज को अपने ऑफिस में ले जाकर उसको प्रकाशित करते हैं। यानी पहले ये रिपोर्टर क्या हुआ? पहला व्यक्ति, और जहां से उसका प्रकाशन होता है जिस ऑफिस से, वो आपका क्या हुआ? अन्वेषक हुआ। तो इस प्रकार ये सारे के सारे किस में आएंगे? द्वितीयक आंकड़े में आएंगे। आगे हम पढ़ेंगे कि आंकड़ों यानी स्टैटिस्टिकल डाटा की कितनी विधियां हैं। तो चलिए देखते हैं आगे। तो चलिए देखते हैं इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स द मेथड, यानी सांख्यिकी की महत्वपूर्ण विधियां क्या है। तो इसमें पहला है आपका कलेक्शन ऑफ डाटा, यानी आंकड़ों का संग्रह। हम आंकड़ों को इसमें इकट्ठा करते हैं। दूसरा है प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण, यानी जब हम आंकड़ों को इकट्ठा कर लेंगे तो आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण करेंगे। ध्यान रखिएगा इन सभी पार्टों को आपको क्रमानुसार पढ़ना है, तब आप स्टैटिस्टिक्स के बारे में अच्छे से जान पाएंगे। तो तीसरा इसमें है क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा, यानी आंकड़ों का वर्गीकरण। हम उनको गुणों के आधार पर या अन्य आधार पर उनको अलग अलग वर्गीकृत कर देंगे। नंबर चौथा है टैबुलेशन ऑफ डाटा, यानी आंकड़ों का सारणीयन। हम आंकड़ों को सारणी में इकट्ठा करेंगे। पांचवा है डायग्रामेटिक और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, यानी आंकड़ों का ग्राफीय या चित्रीय
निरूपण, छठवां है एनालिसिस ऑफ डाटा, यानी आंकड़ों का विश्लेषण। अधिकतर लोग यहां से पढ़ाना शुरू कर देते हैं, तो आपको ये चीजें जो है समझ में कम आती हैं। आप ये ध्यान रखिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है सांख्यिकी का, एनालिसिस ऑफ डाटा यानी आंकड़ों का विश्लेषण, जिसमें आप समांतर माध्य, माध्यिका, बहुलक आदि सारी चीजों को पढ़ेंगे। और सातवां है आपका इंटरप्रेशन यानी व्याख्या, यानी विश्लेषण से प्राप्त जो आंसर आपका है वो है आपका व्याख्या। और सबसे लास्ट में है आपका प्रेडिक्शन यानी पूर्व कथन या पूर्व अनुमान। जब आपको व्याख्या मिल जाता है तो उसके आधार पर आप पूर्व अनुमान या पूर्व कथन निर्धारित करते हैं। तो ये सारी चीजें आपको हो गई सांख्यिकी की महत्वपूर्ण विधियों के रूप में। तो आपको इसको क्रम से पढ़ना है और सभी जो है ध्यान से देखना है, ताकि इसमें कोई समस्या ना रहे। तो आइए इसमें पहला हम देखते हैं आंकड़ों का संग्रह यानी कलेक्शन ऑफ डाटा। इसमें क्या है, जब हम किसी सूचना अथवा तथ्य को व्यवस्थित रूप में, यहां ध्यान देना है, हम व्यवस्थित रूप में इकट्ठा करते हैं, तब इसे हम क्या कहते हैं, आंकड़ों का संग्रह। एक चीज आपको ध्यान देना है, जब हम सूचनाओं को व्यवस्थित रूप में इकट्ठा करेंगे तभी वो आंकड़े कहलाएंगे। अव्यवस्थित रूप में अगर आपने सूचनाओं को एकत्रित किया है तब वो आंकड़ों के रूप में नहीं आएंगे। तो आइए देखते हैं दूसरा, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा यानी आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण। हम किस प्रकार से आंकड़ों को प्रस्तुत करेंगे, इसका मतलब क्या हुआ कि आंकड़ों को सही ढंग से समझने के लिए उन्हें व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत करने को आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण कहते हैं। ये दो प्रकार से बताए गए हैं। तो इसमें पहला है आपका रा और अनग्रुप डाटा, यानी इसका मतलब क्या हुआ, रा माने कच्चा यानी अपरिष्कृत या अवर्गीकृत आंकड़े। ये क्या होते हैं, ये मूल आंकड़े होते हैं तथा उसी रूप में रखे जाते हैं जिस रूप में इन्हें एकत्रित किया जाता है। मतलब जिस रूप में हम इन्हें एकत्रित करेंगे उसी रूप में रख देंगे तो ये हो जाएंगे मूल आंकड़े, यानी अनग्रुप अवर्गीकृत आंकड़े। ये तीन प्रकार से लिखे जा सकते हैं। पहला है क्रम संख्या के आधार पर, दूसरा है बढ़ते क्रम में और घटते क्रम में। फिर इसके बाद इसका दूसरा पार्ट है ग्रुप डाटा यानी वर्गीकृत आंकड़े। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम आंकड़ों को उनकी किसी विशेषता या लक्षण के आधार पर भिन्न भिन्न वर्गों में बांट देते हैं, तब इन्हें हम क्या कहते हैं, वर्गीकृत आंकड़े। तो आइए तीसरा देखते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा यानी आंकड़ों का वर्गीकरण। आंकड़ों का वर्गीकरण क्या है, इसमें ये कहा गया है कि संग्रहित आंकड़ों को उनकी समानता एवं असमानता के अनुसार विभिन्न वर्गों में बांटना वर्गीकरण कहलाता है। यानी समानता एवं असमानता के हिसाब से उनको विभिन्न प्रकार के वर्गों में अगर हम बांट देते हैं तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, क्लासिफिकेशन। टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण कितने प्रकार का होता है, तो वर्गीकरण दो प्रकार से किया जाता है, जिसमें पहला है आपका गुणों के आधार पर वर्गीकरण और दूसरा है वर्ग अंतराल के अनुसार वर्गीकरण। पहला आइए देखते हैं क्या है, गुणों के आधार पर वर्गीकरण। यानी गुणों के आधार पर वर्गीकरण निम्न प्रकार किया जाता है। इसमें दो पार्ट है। पहला सिंपल क्लासिफिकेशन माने सरल वर्गीकरण। सरल वर्गीकरण क्या है, जब प्राप्त आंकड़े किसी गुण विशेष के आधार पर दो भिन्न भिन्न वर्गों में विभाजित किए जाते हैं तो ऐसे वर्गीकरण को सरल वर्गीकरण कहते हैं। यानी जब हम जो प्राप्त आंकड़े हैं किसी गुण विशेष के आधार पर भिन्न भिन्न वर्गों में बांटते हैं तो ऐसे वर्गीकरण को क्या कहते हैं, सरल वर्गीकरण। जैसे व्यक्ति को शिक्षित और अशिक्षित दो वर्गों में बांटा गया है। अब आते हैं दूसरा है मल्टीपल क्लासिफिकेशन यानी बहुवर्गीकरण। ये क्या है कि जब प्राप्त आंकड़े एक से अधिक गुणों के आधार पर विभिन्न प्रकार के वर्गों में विभाजित किए जाते हैं तो ऐसे वर्गीकरण को हम क्या कहते हैं, बहुवर्गीकरण। जैसे मनुष्य सर्वे में मनुष्य को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, पुरुष और स्त्री।
अब पुरुष और स्त्री को भी दो दो पार्ट में डिवाइड किया गया, शिक्षित अशिक्षित, माने शिक्षित पुरुष और अशिक्षित पुरुष, और ऐसे स्त्रियों को भी दो पार्ट में विभाजित किया गया, शिक्षित एवं अशिक्षित। तो आइए देखते हैं वर्गीकरण का बी पार्ट। तो आइए देखते हैं वर्गीकरण का बी पार्ट क्या है। वर्ग अंतराल के अनुसार वर्गीकरण। इसमें क्या है, इसमें अंकों अथवा संख्याओं द्वारा व्यक्त किए गए तथ्यों को समान अंतर वाले वर्ग अंतरालों में बांटा जाता है। यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान देना है, समान अंतर वाले, यानी जो हमको आंकड़े मिलेंगे उनको समान अंतर वाले वर्गों में हम अलग अलग बांटते हैं। इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें निम्नलिखित हैं, जिसमें पहला है आपका वर्ग सीमाएं, यानी क्लास लिमिट्स। क्लास लिमिट्स क्या है, प्रत्येक वर्ग को निर्धारित करने के लिए दो संख्याओं की आवश्यकता पड़ती है, ये संख्याएं वर्ग सीमाएं कहलाती हैं। इसमें आगे बताया गया है कि वर्ग की पहली संख्या उस वर्ग की निम्न सीमा एवं दूसरी संख्या उसकी उच्च सीमा कहलाती है। ये आपको ध्यान रखना है, निम्न सीमा एवं उच्च सीमा। आगे आपको जब मेडन पढ़ेंगे या मोड पढ़ेंगे तब उसमें निम्न सीमा और उच्च सीमा की जरूरत पड़ेगी। तो जैसे उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें तो 40 से 50 कहा गया है। 40 से 50 में अगर देखा जाए तो ये जो 40 है वो क्या है, निम्न सीमा, और 50 है उच्च सीमा। ऐसे और भी आंकड़े आपको मिल जाएंगे 60 से 70, तो इस प्रकार से वो हो जाएगा निम्न सीमा और उच्च सीमा। अब आते हैं वर्ग अंतराल क्या है, क्लास इंटरवल। किसी वर्ग की उच्च सीमा एवं निम्न सीमा के अंतर को वर्ग अंतराल अथवा वर्गांतर कहते हैं। यानी उच्च सीमा में से अगर हम निम्न सीमा को हटा दें तो वो जो वैल्यू मिलेगी वो क्या कहलाएगी, वर्ग अंतराल या वर्गांतर। इसे वर्ग माप या वर्ग आकार भी कहते हैं। जो हमारा वर्ग मिला हुआ है उसकी माप क्या है या उसकी आकार क्या है, इसका सूत्र क्या है, वर्ग अंतराल बराबर उच्च सीमा, यानी जिस वर्ग का वर्ग अंतराल आपको ज्ञात करना है उसी की उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा अगर हम कर देते हैं तो हमको वर्ग अंतराल या वर्ग माप मिल जाएगा। जैसे 40 से 50, 40 से 50 में देखा जाए तो ये 40 जो है ये है आपकी निम्न सीमा और 50 है उच्च सीमा। अब हम L2 माइनस L1 करते हैं, यानी उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। तो यहाँ पे अगर वर्गमाप देखा जाए तो 50 माइनस 40 बराबर आपको कितना मिल गया, 10। ऐसे अगर हम ये कहते हैं, मान लीजिए और भी चीजें आपको मिलती हैं तो और उसमें हम आगे भी निकाल सकते हैं। 100 से 200 में 200 माइनस 100 करके आपको मिल जाएगा। यहाँ जैसे 100 से 125 है तो इसको हमने घटाया 125 माइनस 100 किया और इसका वर्गमाप कितना मिला, 25। अब आते हैं वर्ग चिन्ह या मध्य मान, यानी मिड वैल्यू। किसी वर्ग की सीमाओं के मध्य बिंदु को उस वर्ग का मध्यमान कहते हैं। यानी जो सीमा है, जो लिमिट्स हैं, उनके मध्य बिंदु को हम क्या कहते हैं, मध्यमान। नाम से स्पष्ट है, मध्यमान यानी मध्य का मान, या फिर मध्य बिंदु, या फिर क्या कहते हैं, वर्ग चिन्ह कहते हैं। जैसे अगर एक वर्ग अंतराल हमारे पास है 30 से 40 और इसकी लोअर लिमिट है 30 और अपर लिमिट है 40, यानी निम्न सीमा 30 और उच्च सीमा 40, तो इसके बीच का जो मान होगा वो इसका क्या कहलाएगा, मध्यमान। जैसे 30 और 40 के बीचों बीच में अगर देखा जाए तो 35 पड़ेगा, लेकिन इसको निकालने का सूत्र क्या है मध्यमान का, मध्यमान बराबर उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बाई 2, यानी 40 प्लस 30 और बटे 2, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 35 मिल जाएगा। ऐसे मान लीजिए 70 से 80 है तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा 150 बटे 2 यानी 75। अब आता है आपका परिसर यानी रेंज। परिसर क्या है, यानी किसी भी आंकड़ों के लिए अधिकतम मान से न्यूनतम मान को अगर हम घटा देते हैं तो वो क्या कहलाता है, रेंज कहलाता है, यानी परिसर। जैसे आप यहाँ पे देख लीजिए 10 से लेकर ये सारी जो है डाटा है 10, 20, 30, 40, ऐसे कुल मिला के ये डाटा है 190 तक। तो इसमें निम्न मान जो है वो 10 है
और सबसे उच्च मान है 190। 190 में से 10 को अगर हम घटा दें तो हमको मिलता है 180। वही इस जो है दिए गए आंकड़ों का रेंज हो जाएगा। अब आता है वर्गों की संख्या यानी नंबर ऑफ क्लास। नंबर ऑफ क्लास के लिए आपको दो चीजों को जानना जरूरी है, एक है परिसर और दूसरा है वर्ग आकार। परिसर ज्ञात करना आप यहाँ पहले पढ़ चुके हैं और वर्ग आकार भी पहले पढ़ चुके हैं। ये परिसर हो जाएगा और वर्ग आकार आप यहाँ से पढ़ लेंगे तो ये आपका हो जाएगा। अगर हम नंबर्स आप जो है क्लास निकालना चाहते हैं तो परिसर को वर्ग आकार से अगर हम भाग कर दें तो हमको क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ क्लास।